हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षावास पर। मेरा नाम है मोहम्मद नवाजिश और आज की हम लोगों की जो ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है, आज का ये जो सेशन है, इसमें हम लोग ज्योग्राफी का एक नया सेगमेंट, एक नया भाग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, भू आकृति विज्ञान आप हिंदी में इसे कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कि हम आज जिस भाग पर चर्चा शुरू करने वाले हैं वो कहलाएगा लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल। ठीक है, अब इस पार्ट में अगर देखा जाए, भूगोल के इस हिस्से में देखा जाए तो कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जैसे आप बात करोगे कि हम अपने पृथ्वी का जो इंटीरियर है, हमारी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सारी चीजें पढ़नी है हम लोगों को। उसके बाद अगर आप देखोगे तो और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन के अलावा आप देखोगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लेट विवर्तनिकी पर हमारी चर्चा होगी। प्लेट टेक्टोनिक्स के अलावा अगर आप देखोगे तो आपका रॉक्स टॉपिक आ जाएगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, चट्टानों पर हमारी बात होगी। ठीक है, फिर इसके अलावा आप देखेंगे जैसे वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखीयता, कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका वितरण जो है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, कौन से लैंडफॉर्म्स, कौन सी स्थलाकृतियां, स्थल रूप जो हैं ज्वालामुखियों से बनते हैं। इसी के अलावा आप देखोगे जैसे टॉपिक आ जाएगा आपका अर्थक्वेक, है ना, भूकंपों के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो अर्थक्वेक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, भूकंपों के बारे में बात होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दो और टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, अंतर्जात बल आप कहोगे, एंडोजेनेटिक फोर्स आप कह सकते हो, या फिर एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस भी आप कह सकते हैं, अंतर्जात प्रक्रियाएं भी आप कह सकते हो। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो टॉपिक हमारा आएगा एक्सोजेनेटिक, यानी कि बहिर्जात जो फोर्स है, जो बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स है, उसके बारे में बात होगी। एंडोजेनेटिक में बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम पर्वतों का जो निर्माण है, माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, उन सारी चीजों को देखेंगे। एक्सोजेनेटिक में अगर आप देखोगे तो वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, एक्सोजेनेटिक में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे किसके अंडर, जो जियोमॉर्फोलॉजी का सेगमेंट है, भू आकृति विज्ञान का जो हिस्सा है, या लिथोस्फेयर, उसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना जो पहला टॉपिक है हमारा। तो पहला टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा अर्थ्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले हम अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में हमने काफी सारी चीजें हैं जो कि पढ़ी हैं। ठीक, आज जो बात होने वाली है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात होनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात होनी है। तो सबसे पहली चीज यहां पर ये आएगी कि अगर हम पृथ्वी का जो इंटीरियर है, पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, अगर हमसे कहा जाए कि हमें पृथ्वी के इंटीरियर को, पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या करना है, स्टडी करना है, उसका अध्ययन करना है। ठीक, तो पहले बात तो ये आती है कि भाई किस चीज का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर हमें किसी चीज का अध्ययन करना है, स्टडी करना है, तो क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे तो बात ये होगी कि पृथ्वी के इंटीरियर में, पृथ्वी के अंदर हमें किस प्रकार की कंडीशंस मिलती हैं, किस प्रकार की दशाएं मिलती हैं। अब कंडीशंस में आप बात करोगे, दशाओं की बात करोगे, जैसे यहां पर अगर बात आ जाए कि भाई पृथ्वी के अंदर प्रेशर किस प्रकार का मिलता है, दबाव किस प्रकार का मिलता है, या फिर आप बात करोगे कि पृथ्वी के इंटीरियर में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो टेम्परेचर की कंडीशंस हैं या तापमान की दशाएं हैं वो किस प्रकार की है ना।
तो हमें प्रेशर को अगर स्टडी करना है, टेम्परेचर को स्टडी करना है, तो ये तापमान और दबाव का जो अध्ययन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा कि हम कंडीशंस को स्टडी कर रहे हैं, दशाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी चीज आ जाएगी कि पृथ्वी के अंदर जो भी हमें मटेरियल्स मिलते हैं, जो भी हमें पदार्थ मिलते हैं, ठीक है, उन पदार्थों का अध्ययन करना, उन मटेरियल्स की स्टडी करना। अब मटेरियल्स में आप क्या पढ़ोगे, देखो पदार्थों में आप पढ़ सकते हो कि भाई उन पदार्थों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जो उनकी रासायनिक विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की हैं। क्या पूरे पृथ्वी के इंटीरियर में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वो सारे के सारे एक ही तरीके के पदार्थ हैं केमिकली अगर देखा जाए, रासायनिक रूप से देखा जाए, या फिर हमें उनमें अंतर देखने को मिलता है कि नहीं पदार्थों में अंतर है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा कि जब आप मटेरियल्स की बात कर रहे हो, पदार्थों की बात कर रहे हो, तो एक चीज आएगी डेंसिटी, है ना, पदार्थों का घनत्व। कि जैसे हम अपनी अर्थ के बारे में बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो एवरेज डेंसिटी है, जो औसत घनत्व है, वो 5.5 है, 5.5 आप कहोगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम कहते हैं। तो क्या पूरी अर्थ में हर जगह पर हमें डेंसिटी इतनी ही मिलती है, या फिर डेंसिटी में फर्क मिलता है, डिफरेंस मिलता है? इसके अलावा आप देखोगे तो एक चीज और आ जाएगी, और वो आ जाएगा स्टेट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि पदार्थों की अवस्था। कि जो मटेरियल्स हैं, जो पदार्थ हैं, क्या वो हर जगह पर सॉलिड स्टेट में हैं, या क्या वो हर जगह पर मॉल्टन स्टेट में है ना। तो हमें ये देखना है कि पदार्थों की जो अवस्था है, क्या उसमें यूनिफॉर्मिटी है, या उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। और अगर अंतर देखने को मिलता है तो कहाँ पर पदार्थ ठोस हैं, कहाँ पर पदार्थ तरल अवस्था में हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और तीसरी चीज जो इसमें आ जाएगी तीसरा पॉइंट जो इसमें आएगा वो आएगा कि पृथ्वी के अंदर जो हमारी लेयर्स मिलती हैं, जो परतें मिलती हैं, उन लेयर्स को स्टडी करना, उन परतों का अध्ययन करना। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर हम अपनी पृथ्वी के अंदर देखें तो 3 परतें हमें मिलती हैं। एक क्रस्ट, ठीक है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, सबसे ऊपर का हिस्सा है। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेंटल, ठीक है, मेंटल कह सकते हो, प्रवार कह दोगे आप इसको। और तीसरा अगर आप देखोगे तो तीसरा पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं कोर, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट, मेंटल, कोर का विभाजन है ना, ये जो 3 परतों में पृथ्वी के आंतरिक भाग को बांटा जाता है, इसके बारे में भी हमें स्टडी करना है, इसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। तो मतलब अगर बात ये आती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को स्टडी करने का मतलब क्या है, उसको, उसका अध्ययन करने का अर्थ क्या है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर हम आगे चलें और आगे चल करके ये बात करें कि अर्थ के इंटीरियर की अगर हमें स्टडी करनी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अगर हमें अध्ययन करना है, ठीक है, और आपसे कोई पूछ ले कि ये बताइए इस अध्ययन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप अध्ययन करना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो भाई? पृथ्वी के आंतरिक भाग को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ करके हमें क्या मिलेगा, है ना। अगर ये क्वेश्चन यहां पर आ जाता है तो इसमें एक चीज जो आप लोग अपने दिमाग में बिठा करके रखेंगे वो ये है कि अगर देखो पृथ्वी के आंतरिक भाग को हमें स्टडी करना है ना, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को अगर हमें अध्ययन करना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो होगा, उसका उद्देश्य जो होगा, वो उद्देश्य होगा कि एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस को हम समझें, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, टू अंडरस्टैंड एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस, यानी कि जो अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, उन अंतर्जात प्रक्रियाओं को समझना, उनके प्रति समझ विकसित करना। अब अंतर्जात प्रक्रियाएं, जैसे यहां पर एक चीज समझिए आप लोग, मैं आपको इस तरीके से इस बात को समझाता हूं कि जैसे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी की बात करोगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई अर्थ के इंटीरियर में कन्वेक्शनल करंट्स चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं। तो ये संवहनीय धाराएं क्यों चलती हैं, इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण क्या होता है,
ये चीज हमें तभी समझ में आएगी जब हम अर्थ के इंटीरियर को समझते होंगे, ठीक है। और फिर इन्हीं कन्वेक्शनल करंट से, इन्हीं संवहनीय धाराओं से अगर आप देखोगे तो इन्हीं संवहनीय धाराओं से प्लेट मूवमेंट होता है, प्लेटों का संचलन होता है, ठीक है। और वही प्लेट संचलन जो है वो आप वॉल्केनिज्म की बात करो, ज्वालामुखीयता की बात करिए, आप अर्थक्वेक्स की बात करिए, भूकंपों की बात करिए, माउंटेन बिल्डिंग, पर्वत निर्माण की बात करिए, वो सारी की सारी चीजें हमें कहां से देखने को मिलती हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स से देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि भाई और क्या चीजें हमें समझ में आएंगी, ठीक, तो जैसे अगर आप अर्थ के इंटीरियर को समझते हो तो अर्थ के इंटीरियर को समझकर ही आपको पता चलेगा कि भाई ये वॉल्केनिज्म कैसे होती है, ज्वालामुखीयता कैसे होती है। क्योंकि जो मटेरियल्स ज्वालामुखीयता के अंदर बाहर निकलते हैं, जिसको हम लावा कहते हैं, वो अर्थ के इंटीरियर से आते हैं, पृथ्वी के अंदर से आते हैं। अब अगर हम अर्थ के इंटीरियर को ही नहीं समझते तो सीधी सी बात है कि फिर अंदर से जो मटेरियल्स निकल रहे हैं उन मटेरियल्स का नेचर क्या होगा, या वो मटेरियल्स, वो पदार्थ क्यों निकलते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्लियर नहीं होंगी। आप बोलोगे कि जैसे हम बात करें अर्थक्वेक्स की, है ना, भूकंपों की, तो भूकंपों का भी अगर आप संबंध देखोगे, अर्थक्वेक्स की जो ओरिजिन होती है वो क्यों होती है? भाई अंदर इंटीरियर में कुछ प्रोसेसेस काम करती हैं, कुछ प्रक्रियाएं काम करती हैं जो प्लेट्स को मूव कराती हैं, है ना। और प्लेट मूवमेंट से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, भूकंप देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यहां से ये आ जाती है कि अगर अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव हमसे पूछा जाए, उद्देश्य हमसे पूछा जाए कि भैया हम क्यों इसको स्टडी करना चाहते हैं, क्यों इसका अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप कहोगे ताकि हम जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है, जो अंतर्जात प्रक्रियाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से क्या कर पाए, समझ पाए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक और चीज आ जाएगी, और वो क्या आ जाएगा, आप कहोगे टू अंडरस्टैंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझना, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के प्रति समझ विकसित करना। हम सब लोग जानते हैं कि हमारी अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कैसे होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड किस नेचर का मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या ये परमानेंट है या फिर ये डिसअपीयर हो जाता है, क्या इसका अलाइनमेंट जो है, इसका विन्यास अगर हम देखेंगे तो क्या हमेशा एक जैसा रहता है या बदलता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप तब समझ पाओगे जब बात आएगी कि हम अर्थ के एक तरीके से कहोगे अर्थ के इंटीरियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक और चीज आप यहां से बोल सकते हो कि अगर हम इंटीरियर को स्टडी करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलेगा, आप कहोगे टू अंडरस्टैंड origin and evolution of atmosphere, origin and evolution of atmosphere, यानी कि वायुमंडल की उत्पत्ति और उसके उद्भव को समझना। क्योंकि जब आप वायुमंडल के बारे में बात करते हो कि हम कहते हैं हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसीय परत है ना, एक गैसियस लेयर है, तो सवाल ये आता है कि वो गैसेस आई कहां से। तो हम बोलते हैं कि भाई कुछ गैसेस को हमारी अर्थ ने क्या किया, अपने चारों तरफ के स्पेस से ट्रैप कर लिया, चारों तरफ के अंतरिक्ष में जो गैसें फैली हुई थी उनको उसने अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज आती है जिसे हम कहते हैं डी गैसिंग। डी गैसिंग का मतलब ये होता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी अर्थ के इंटीरियर में जो गैसेस ट्रैप्ड थी, जो गैसेस फंसी हुई थी, वो गैसेस वॉल्केनिक इरप्शन से, ज्वालामुखी उद्भेदनों के फलस्वरूप बाहर निकल करके आई और अंतिम रूप से वो हमारे वायुमंडल का हिस्सा बन गई, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को देखोगे तो इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि हाँ भैया ओरिजिन एंड एवोल्यूशन हमें क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और भी आप यहां पर बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात आएगी तो आप कहोगे टू अंडरस्टैंड
टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, खनिजों के वितरण को समझना। टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि जो खनिज हमारी पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं, जिन खनिजों की हमारी पृथ्वी की सतह पर प्राप्ति होती है, कौन सा खनिज हमें कहां पर देखने को मिलता है, इस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि हम अर्थ के इंटीरियर को समझें। जैसे एक बड़ी नॉर्मल सी बात है कि चट्टानें जो होती है ना, रॉक्स, रॉक्स किसी जगह पर मिलने वाले मिनरल्स को डिसाइड करती हैं कि किसी जगह पर जिस प्रकार की चट्टानें होंगी उसी प्रकार के खनिज वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो आप कहोगे चट्टानों की प्रकृति है कि भाई रॉक्स किस नेचर की मिलेंगी, तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये निर्भर करता है इस बात पर कि उस रीजन में, उस क्षेत्र में काम करने वाले जो एक तरीके से कहोगे जो जियो फिजिकल फिनोमेना है ना, जो भूभौतिक घटनाएं हैं, वो किस प्रकार की हैं, किस तरीके की प्रोसेसेस वहां पर काम करती हैं, किस तरीके की प्रक्रियाएं वहां पर काम करती हैं, वो डिसाइड करती हैं रॉक्स को, और रॉक्स डिसाइड करती हैं किसे, मिनरल्स। तो इसका मतलब ये है कि हम अर्थ के इंटीरियर को अगर स्टडी कर रहे हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो एवं ही नहीं कि बस ऐसे स्टडी कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है। आप कहोगे हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। आप देखो ये जितनी भी चीजें हैं भाई, प्लेट मूवमेंट होता है, माउंटेन बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, वोल्केनिज्म की बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है ना। एटमॉस्फेयर की बात करिए, मैग्नेटिक फील्ड की बात करिए, मिनरल्स की बात करिए, तो इन सब का कनेक्शन है हमारी लाइफ के साथ। इसीलिए हम अपने अर्थ के इंटीरियर को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब एक चीज और आ जाती है यहाँ पर कि जब बात होती है अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने, कि हमें अपनी पृथ्वी के आंतरिक भाग का क्या करना है, अध्ययन करना है, तो अध्ययन करने में एक चीज आती है कि स्टडी करने की मेथड्स क्या हो सकती हैं, यानी कि विधियां क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी मेथड्स होंगी जिनको हम स्टडी करेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे। अगर आप मेथड्स की बात करोगे, विधियों की बात करोगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दो तरीके है ना, दो तरीके हैं। सबसे पहले जिसको हम कहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट स्टडी, है ना, प्रत्यक्ष अध्ययन आ जाएगा कि आप अर्थ के इंटीरियर को क्या कर सकते हो, डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो, उसका प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकते हो। और दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा आ जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट स्टडी होगी, यानी कि अप्रत्यक्ष अध्ययन होगा, अप्रत्यक्ष अध्ययन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझें कि यहाँ पर ये डायरेक्ट स्टडी और इनडायरेक्ट स्टडी का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष अध्ययन का क्या मतलब है, अप्रत्यक्ष अध्ययन का क्या मतलब है। देखो अगर एक सरल तरीके से समझा जाए, एक नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें, तो आप ये कह सकते हो कि देखिए ये हमारी पृथ्वी। अब जब हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं, जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, तो ऊपर से देखने में वो हमें कैसी दिखाई देती है, सॉलिड दिखाई देती है, भाई ठोस है, ऊपर से देखोगे तो ठोस है। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो ठोस होने के साथ साथ एक दूसरी चीज आ जाएगी कि हमारी पृथ्वी जो है वो ओपेक है, यानी कि अपारदर्शी है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर पारदर्शी होती, ट्रांसपेरेंट होती, तो आप कह सकते थे कि आप सरफेस पर खड़े होकर के देख लेते कि पृथ्वी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन हमारी पृथ्वी जो है वो अपारदर्शी है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट स्टडी का तरीका क्या हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया कि आप अर्थ के इंटीरियर में क्या कर जाइए, एंटर कर जाइए। जैसे आप देखते हो स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात होती है, भाई अंतरिक्ष का जब हम अध्ययन करते हैं, तो अंतरिक्ष का अध्ययन कैसे करते हो। एक तो यह है कि आप पृथ्वी पर बैठे हो, एक टेलीस्कोप लेकर के, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आप यहीं से बैठे बैठे चीजों को देख रहे हो, और जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर आप जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं कि हाँ ऐसा होगा।
दूसरा तरीका यह है कि हम खुद स्पेस में चले जाएं, या हम कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र जो है वो स्पेस में भेज दें। आप देखते हो ना, इतने सारे प्रोब्स भेजे जाते हैं। जैसे आपने आदित्य L1 का नाम सुना होगा, आपने चंद्रयान का नाम सुना होगा, न्यू होराइजन का नाम सुना होगा, पार्कर का नाम सुना होगा। तो ये सब क्या, कोई इंसान थोड़ा ना भेजा है हमने। हमने क्या किया, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ यंत्र हैं जो हमने स्पेस में भेज दिए, है ना। या मार्स रोवर की हम बात करें, भाई मंगल की सतह पर क्या मिलता है नहीं पता हमें, किसी ने जाकर के थोड़ा ना देखा है वहां पर, लेकिन आपने एक रोवर भेज दिया, एक मशीन भेज दी, वो मशीन मार्स की सरफेस पर जाकर के लैंड कर गई। अब वो वहां से चीजों को डायरेक्टली एनालाइज कर रही है, सीधे सीधे देख रही है। तो एक तरीका तो ये है कि या तो हम कोई यंत्र जो है वो पृथ्वी के अंदर भेजें, और वो पृथ्वी के अंदर जाकर के अलग अलग गहराइयों के बारे में हमें जानकारी दे, भाई किस गहराई पर क्या है, कौन से पदार्थ हैं, किस स्टेट में हैं, डेंसिटी कितनी है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये हमें जानकारी दे। दूसरा तरीका ये है कि जिस तरीके से हम स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में, अंतरिक्ष में हम मैन्ड मिशंस की बात करते हैं कि भाई इंसान को भेजा जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से आप देखो कि भाई आप पृथ्वी के अंदर भी इंसान को भेजने की बात कर सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों ही तरीके, ओके, सेंडिंग अ पर्सन और एनी मशीन इनसाइड द अर्थ, ये अभी हम कह सकते हैं दैट इट इज इम्पॉसिबल। हो सकता है फ्यूचर में जाकर के चीजें बदल जाएं, तकनीक सुधर जाए और हम ऐसा करने में सफल हो पाए, बट वर्तमान में अगर आप देखोगे तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि पृथ्वी के अंदर प्रेशर और टेम्परेचर, दबाव और तापमान इतना ज्यादा है कि कोई भी मेटल, कोई भी धातु जिसे हम जानते हैं, वो उतने ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको झेल नहीं पाएगा। ठीक है, इस वजह से ना तो हम कोई मशीन भेज सकते हैं, ना ही हम किसी इंसान को भेज सकते हैं। तो आप कहोगे कि फिर इसमें तरीके क्या आ जाएंगे? तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें दो चीजें आएंगी। अगर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में एक आ जाएगा जिसको आप कहोगे भाई डीप अर्थ ड्रिलिंग। ठीक है, डीप अर्थ ड्रिलिंग। अब डीप अर्थ ड्रिलिंग की अगर बात की जाए, भाई डीप अर्थ ड्रिलिंग का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर काफी ज्यादा गहराई तक एक छेद बनाना, ड्रिल करना। और जब आप ड्रिल करोगे तो ड्रिल करके मटेरियल्स जो है, पदार्थ जो है, वो कहां निकल करके आएंगे? बाहर निकल करके आएंगे। ठीक है, अब इसमें मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो डीप अर्थ ड्रिलिंग में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि 1970s का जो डेकेड था, 1970 का जो दशक था, उस 1970s के डेकेड में सोवियत यूनियन, क्योंकि उस टाइम पर अगर आप देखोगे तो सोवियत संघ था, सोवियत यूनियन था। इस सोवियत यूनियन में एक जगह है जिसको हम कहते हैं कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप। कोला पेनिनसुला, कोला प्रायद्वीप अगर आप देखोगे तो जहां पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है ना, नॉर्वेजियन कंट्रीज जहां पर हैं, वहीं पर आपको ये कोला प्रायद्वीप देखने को मिलेगा। तो इस कोला पेनिनसुला में, इस कोला प्रायद्वीप में यहां पर डीप अर्थ ड्रिलिंग की गई थी। ठीक है, और कितनी ड्रिलिंग की गई थी? तो यहां पर याद रखिएगा कि ड्रिलिंग की गई थी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिलिंग की गई। उसके आगे ड्रिलिंग करना पॉसिबल नहीं हो पाया, संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उससे नीचे जाने पर टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा था कि जो इक्विपमेंट्स थे, जो मशीन्स थी, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही थी। तो देखो, हमने ड्रिलिंग अभी तक कितनी गहराई तक की है? 12 किलोमीटर तक की है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे कि बात अगर डायरेक्ट स्टडी की हो रही है, प्रत्यक्ष अध्ययन की हो रही है, तो इसमें एक और चीज आ जाएगी, और वो आ जाएगा आपका माइनिंग, है ना, उत्खनन। कि भाई जब हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग में भी तो हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं, पृथ्वी के इंटीरियर में जाते हैं। अब अगर माइनिंग की बात हो रही है, उत्खनन की बात हो रही है, और हम
बात करें हमारी अर्थ पर जो डीपेस्ट माइंस हैं, जो सबसे गहरी खदानें हैं, वो सबसे गहरी खदानें अगर आप देखोगे कि कहां पर कौन से देश में देखने को मिलती हैं, वो हमें साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती हैं। दक्षिण अफ्रीका में आप देखोगे तो जैसे यहां पर एक माइन है जिसका नाम है पोनिंग, ठीक है, उसका नाम अगर आप देखोगे तो उसका नाम क्या है, पोनिंग। और पोनिंग की जो गहराई है वो 3.9 किलोमीटर है, 3.9 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये दुनिया की सबसे गहरी खदान है, पोनिंग माइन को अगर आप देखोगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दूसरी जो खदान हमें साउथ अफ्रीका के अंदर ही देखने को मिलती है वो है टाउटोना, टाउटोना माइन। टाउटोना माइन, टाउटोना खदान की अगर बात की जाए तो इसकी गहराई है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर। ठीक, ये आप कह सकते हो दैट इट इज द सेकंड डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान है टाउटोना, और पोनिंग को अगर आप देखोगे तो ये सबसे गहरी है। लेकिन गहराई आप देख रहे हो भैया, माइनिंग भी कर पाए तो मैक्सिमम हम कितना कर पाए, 3.9 किलोमीटर तक, 3.9 किलोमीटर तक। उससे ज्यादा गहराई तक हम जा नहीं पाए अभी तक। ड्रिलिंग हमने की तो ड्रिलिंग हम मैक्सिमम कितना कर पाए हैं, 12 किलोमीटर तक कर पाए। तो इससे ये जितने भी आंकड़े हैं ये हमें क्या बता रहे हैं, देखो अगर आप अपनी अर्थ की बात करोगे ना, अपनी पृथ्वी की बात करोगे, और मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, हमारी अर्थ की जो रेडियस है, उस रेडियस को ही अगर आप देखोगे तो 6371 किलोमीटर है, यानी कि लगभग लगभग 6400 किलोमीटर रेडियस है, 6400 किलोमीटर त्रिज्या है हमारी पृथ्वी की। और हम मैक्सिमम ड्रिलिंग कितनी कर पाए हैं, 12 किलोमीटर तक। माइनिंग कितना कर पाए, मैक्सिमम 3.9 किलोमीटर तक। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें यह समझ में आता है कि जब बात डायरेक्ट स्टडी की होती है, जब बात प्रत्यक्ष अध्ययन की होती है, तो आप कह दोगे कि स्कोप इज हाईली लिमिटेड, है ना। इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा सीमित है, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि हम पृथ्वी के इंटीरियर का, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन जो है वो डायरेक्टली कर पाए। एट प्रेजेंट तो हम ये बात बोल सकते हैं कि भाई अभी तो ये चीज संभव नहीं है। तो अब बचता है फिर कि हम इनडायरेक्ट स्टडी करें, अप्रत्यक्ष तरीके से अध्ययन करें, ठीक है। अब देखो अप्रत्यक्ष तरीके से अध्ययन करना का मतलब क्या है, यहां पर एक चीज ध्यान से समझना है हम लोगों को, कि जब बात होती है कि हमें इनडायरेक्ट स्टडी करना है, अप्रत्यक्ष अध्ययन करना है, तो आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होगे या मैगजीन्स वगैरह में पढ़ते होगे कि भाई किसी दूसरे सोलर सिस्टम में हमें एक अर्थ लाइक प्लैनेट मिला, हमें एक पृथ्वी जैसा क्या देखने को मिला है, ग्रह देखने को मिला है। वहां पर पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वाटर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। तो एक बात बताइए, वो दूसरे सोलर सिस्टम में है, क्या वहां पर कोई गया है, क्या किसी ने वहां पर जाकर के डायरेक्टली चीजों को देखा है, नहीं। तो आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हो वो कैसे प्राप्त कर रहे हो, वहां से जो लाइट आ रही है उस लाइट को आप स्टडी कर रहे हैं, उस लाइट का आप अध्ययन कर रहे हैं, और उसी के बेसिस पर आप एजम्पशंस हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो कि साइंटिफिक एजम्पशंस हैं वो, यहां देखो इस तरीके के सिग्नल्स मिल रहे हैं, हम उनको रीड करके अपनी एक अवधारणा बना लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। सेम चीज है कि इनडायरेक्ट स्टडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप कह सकते हो दैट वी गैदर इंफॉर्मेशन, वी गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। हम अलग अलग स्रोतों से जानकारी एकत्रित करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं। अब यहां पर स्रोतों की बात हो रही है, दैट वी आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। तो इसमें जितने भी सोर्सेस आते हैं, जितने भी स्रोतों की बात होती है, अगर उन सभी
सोर्सेस के बारे में हम बात करें, उन सभी स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर दो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, दो टाइप के सोर्सेज आ जाएंगे। एक आपका जिसको हम कहेंगे, आप कहोगे आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल सोर्सेस। आर्टिफिशियल सोर्सेज हैं, यानी कि कृत्रिम स्रोत हैं। कृत्रिम स्रोत का मतलब यह है कि वो कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं है जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि वो एक तरीके से कोई स्टडी है जो आपने कंडक्ट की और उससे आपको जानकारी मिली। जैसे आर्टिफिशियल सोर्सेज में, कृत्रिम स्रोतों में अगर आप बात करोगे, तो यहां पर हम लोग देखते हैं प्रेशर को, दबाव की बात करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान की हम बात करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो हम डेंसिटी की बात करते हैं, यानी कि घनत्व की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रेशर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? इन सभी को अगर आप देखोगे तो कृत्रिम स्रोत हैं। इनको भी हम लोग पढ़ेंगे और इन आर्टिफिशियल सोर्सेस से, इन कृत्रिम स्रोतों से हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा प्रकार आता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है नेचुरल सोर्सेस, यानी कि आप कहोगे प्राकृतिक स्रोत हैं। ये आपके कृत्रिम स्रोत थे, आर्टिफिशियल फिनोमिना है। इनको आप आर्टिफिशियल आपके स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, और इनको अगर आप देखोगे नेचुरल सोर्सेस हैं। अब नेचुरल सोर्सेज में आप कहोगे कि हम भाई प्राकृतिक चीजों का अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वॉल्केनिज्म को स्टडी करें, ज्वालामुखीयता का अध्ययन करें, तो ज्वालामुखीयता के अध्ययन से हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। या फिर मान लीजिए कि हम मीटियोर्स को स्टडी करें, जो उल्का होते हैं, है ना, उल्काओं के अध्ययन से हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप अगर देखोगे तो आप कह सकते हो जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके हमें जानकारी मिलेगी। चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अलावा अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो ग्रेविटेशनल एनोमैली, ग्रेविटेशनल एनोमैली, यानी कि आप कहोगे गुरुत्व विसंगति। मैं बताऊंगा पूरा, हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ एक एक लाइन में मैं बता दे रहा हूं। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशनल एनोमैली, गुरुत्व विसंगति जो होती है उससे हमें जानकारी मिलती है। इसका मतलब यह है कि जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं ना, ग्रेविटी की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं, तो हमारी पूरी अर्थ पर, हमारी पूरी पृथ्वी पर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो वितरण है, वो एक जैसा नहीं है। एनोमैलीज हमें उसमें देखने को मिलती हैं, विसंगतियां हमें उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इसके बाद आ जाएगा सीज्मिक वेव्स, यानी कि जो हमारी भूकंपीय तरंगे हैं उनके बारे में बात होगी, है ना। भूकंपों से हमें जानकारी मिलती है। और ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है, सबसे सटीक जो जानकारी मिलती है, वो किससे मिलती है? सीज्मिक वेव से मिलती है, भूकंपीय तरंगों से मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना है ना, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी लेनी है, तो हमें इन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, जीएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो जीएस में हमारे लिए जितना रेलेवेंट है ये सारी चीजें, उन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये क्लास आप लोगों की लाइव नहीं आ रही है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी इस क्लास में कवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अगले वीक जो आप लोगों की क्लास आएगी ज्योग्राफी की, उसमें हम अर्थ के इंटीरियर को पूरा डिटेल में क्या करेंगे? कवर करेंगे। तब तक आप लोग क्या कर सकते हो? तब तक आप लोग ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई किताब है, कोई बुक है, या मान लीजिए आपके पास कोई बुक नहीं भी है,
आपके पास सिर्फ एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आपके पास जो भी किताब है या जो एनसीईआरटी है, आप उससे क्या कर लीजिए, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा, इसका अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि जब क्लास में आओगे ना, जब क्लास में देखोगे, क्लास में जब हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, तो फिर ज्यादा बेटर तरीके से आपको बातें जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। और लाइव क्लास में इसलिए हम लोग कवर करेंगे ताकि पढ़ते टाइम अगर कोई भी डाउट आपके दिमाग में आए तो वो हम क्लियर कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक जो आप लोगों की क्लास आएगी उसमें हम इस चीज को पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि आपकी पॉलिटी की क्लास जो है वो इस वीक थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी पॉलिटी की क्लास आएगी, यानी कि कल शाम को 8 बजे आपको कौन सी क्लास मिलेगी, पॉलिटी की क्लास मिलेगी। और अगले हफ्ते से शेड्यूल आपका वही हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको पॉलिटी मिलेगी और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको ज्योग्राफी मिलेगी, ठीक है। लास्ट में आपको बता दूं, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर है, जहां पर करंट अफेयर के जो नोट्स होते हैं, क्वेश्चंस आपको जो मिलते हैं, या क्लास नोट्स जो होते हैं, वो सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। अंत में, अगर ये सेशन ठीक लगा हो आप लोगों को तो इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। जितने भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय भारत, जय हिंद।